हेलो एवरीवन, तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एगी लर्नर्स पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ टाइम से प्रॉब्लम होने की वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए यहाँ पर आपके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की जा रही है ZICR BHU लाइव टेस्ट सीरीज़। अब याद रखना, इस सीरीज़ में सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि अगर कोई सा भी पार्ट आता है तो उस सभी में यहाँ 20 क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। 20 क्वेश्चन यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो कि या तो आपकी प्रीवियस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या फिर जो आपकी करंटली एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए काफ़ी बेस्ट यूजफुल रहेंगे। इसलिए यहाँ आपको सभी पार्ट्स को एंड तक, ठीक है, वीडियो को आपको पूरा देखना होगा और जितने भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं उनके साथ साथ आपको कमेंट करते रहना होगा, चाहे आप लाइव चैट कर रहे हो या फिर अगर आप बाई चांस लेट हो जाते हो क्लास लेने के लिए, तो जब भी आप इस वीडियो को क्लियर कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट कमेंट करते रहना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन इसीलिए है जैसे कि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो क्वेश्चन आपसे पूछा है या फिर अगर कोई टेस्ट चल रहा है तो उसके भी आप जो राइट आंसर है वो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी नई स्टूडेंट है तो उनसे मैं बोलना चाहूँगा कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ज़रूर दबा देना, जैसे कि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज को नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आलू की फसल में कंद बनते समय कितना तापक्रम आवश्यक होता है। याद रखना, यहाँ पर आपसे पूछा गया कितना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है ट्यूबर बनने के लिए। याद रखें, यहाँ पर आपसे पूछा गया स्पेशली कंद बनते समय। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करिए 10 से 13, 14 से 17, 18 से 20 या फिर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, अर्थात कितना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है ट्यूबर बनने के लिए। जल्दी से कमेंट करिए A, B, C या फिर D। आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करिए। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कभी भी पूछ लिया ऐसा है कि आलू की फसल में कंद बनते समय कितना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है तो कितना होता है 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। याद रखना, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है और कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि कंद बनते समय कितना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है वेलोइंग किसकी सामान्यतः विशेषता होती है। याद रखना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है कि वेलोइंग किसकी सामान्यतः विशेषता होती है, बकरी, भैंस, गाय या फिर ऊंट। तो जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है कि वेलोइंग किसकी सामान्यतः विशेषता होती है, A, B, C या फिर D। तो याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि वेलोइंग, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि वेलोइंग का मतलब होता क्या है। ठीक है, कि वेलोइंग का मतलब होता क्या है। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए कोई सा कीचड़ है। ठीक है, मान लीजिए कितने भी पशु आपके जा रहे हैं, जैसे कि गाय हुआ, भैंस हुआ, भेड़ हुआ, बकरी हुआ, तो इनमें से यहाँ सबसे ज़्यादा जो कीचड़ में नहाना जो पसंद होता है। ठीक है, कीचड़ में नहाना ही यहाँ वेलोइंग मतलब होता है। वेलोइंग का मतलब क्या होता है, कीचड़ में नहाना। क्या होता है, कीचड़ में नहाना। और कीचड़ में नहाना सबसे ज़्यादा किसे पसंद होता है, भैंस को होता है। किसको होता है, भैंस को होता है। मतलब आपका राइट आंसर क्या होगा, भैंस, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, याद हुआ कि वेलोइंग क्या होता है, कीचड़ में नहाना होता है और कीचड़ में नहाना सबसे ज़्यादा किसे पसंद होता है, भैंस को होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा मुर्गी के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है। याद रखिएगा, जो आपकी प्रीवियस एग्जाम हुई थी तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मुर्गी के लिए, अर्थात यहाँ जो मुर्गी का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं कि 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, 260 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 150 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ऑप्शंस में आपको कुछ भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है। याद रखना, आप ऐसे डाउट क्लियर मत किया करो कि 200 डिग्री तो होता ही नहीं है। तो याद रखना, कभी भी अगर आपको ऑप्शन में कुछ भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे यहाँ पर आपको कुछ भी दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको 300 भी दे सकता है, 400 भी दे सकता है, 500 भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ ऑब्जेक्शन या फिर इन पर ऑब्जेक्शन कभी नहीं होता है। ठीक है, आपके जो ऑप्शंस रहते हैं इन पर किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन आपको नहीं होना चाहिए। तो ये जो थॉट है आपके माइंड में कि ऑप्शन में तो ये है ही नहीं, तो ये थॉट आप निकाल दीजिए माइंड से। ठीक है, आपको ऑप्शन में कुछ भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, मेरे पास 2 या 3 कमेंट आए थे ऐसे कि ऑप्शन में तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो याद रखना, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ऑप्शन में कुछ भी देखने को मिल सकता है। बस आपको राइट आंसर पहचाना है, जैसे ही आपको इस आंसर में पहचाना है। तो जल्दी से बताएंगे कि मुर्गी के जो बॉडी टेम्परेचर होता है ये कितना होता है, 160 डिग्री, 260 डिग्री, 100 डिग्री या फिर 150 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो राइट आंसर कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, कितना होता है यहाँ 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है, याद रखिएगा, मुर्गी के जो बॉडी टेम्परेचर होता है ये कितना होता है, ये होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर हम बात करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में तो कितना होता है 41 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। कितना होता है, याद रखिएगा, जो बॉडी टेम्परेचर की अगर बात करते हैं मुर्गी का,
तो अगर फ़ारेनहाइट में हम बात करते हैं तो कितना होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर हम बात करते हैं केल्सियम यानी जो सेल्सियस में तो कितना होता है यहाँ 41 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ठीक है, आप सभी को पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है विदेशी नस्ल की गाय में सबसे सुंदर या फिर सबसे मजबूत नस्ल कौन सी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है सबसे सुडौल या फिर सबसे मजबूत नस्ल कौन सी होती है, आयरशायर, ब्राउन स्विस, जर्सी या फिर गन्सी। कौन सा होगा आपका राइट आंसर है, ये आपको बताना है। याद रखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया जो एक्जोटिक जो ब्रीड्स होती है, याद रखना गाय की जो एक्जोटिक ब्रीड्स होती है, जो विदेशी नस्ल होती है, तो उनमें आपको बताना है सबसे मजबूत नस्ल कौन सी होती है, आयरशायर, ब्राउन स्विस, जर्सी या फिर गन्सी। तो कौन सा होगा आपका राइट आंसर है। तो यहाँ अगर बात है जो एक्जोटिक जो ब्रीड्स होती है तो उनमें सबसे मजबूत नस्ल कौन सी होती है, ये होती है गन्सी होती है। कौन सी होती है, गन्सी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपसे कई बार पूछा गया है कि सर्रा किस पशु की बीमारी होती है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं सर्रा तो ये किसकी होती है। हाँ, सबसे पहले आप बता दीजिए, जल्दी से कमेंट करिए कि सर्रा किस पशु की बीमारी होती है, भैंस की, मुर्गी की, ऊँट की या फिर भेड़ की। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है कि सर्रा किस पशु की बीमारी होती है। तो याद रखना ये भी क्वेश्चन आपसे रिसेंटली जो आपकी एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था। तो याद रखना सर्रा किसकी होती है, ये होती है यहाँ ऊँट की होती है। किसकी, एक यहाँ मोस्ट पॉपुलर डिजीज होती है और किसकी होती है, ऊँट की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है। याद रखना यहाँ पर आपसे भारत का सबसे बड़ा पशु मेला। तो जल्दी से ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर बताना है कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है, नागौर राजस्थान, अजमेर, सोनपुर बिहार या फिर नागपुर महाराष्ट्र। आपका राइट आंसर क्या है ये जल्दी कमेंट करके बताइए कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है। तो आप सभी को पता है यार। हाँ, अगर बात करें राजस्थान तो राजस्थान में तो कहाँ पर लगता है, नागौर राजस्थान में लगता है। याद रखना अगर बात करते हैं राजस्थान में सबसे बड़ा पशु मेला तो कहाँ पर लगता है, नागौर राजस्थान में लगता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडिया की अर्थात भारत की तो भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है, सोनपुर बिहार में लगता है। याद रखना अगर हम बात करते हैं राजस्थान की दृष्टि से तो राजस्थान की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है, नागौर राजस्थान में लगता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं भारत इंडिया की दृष्टि से तो सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है, सोनपुर बिहार में लगता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कौन सा बीमारी में या फिर कौन सी बीमारी में प्राकृतिक छेदों से कोलतार जैसा काला चमकदार झाग युक्त स्राव निकलता है। याद रखना यहाँ पर आपसे पूछा गया एक विशेषता दी गई है। ठीक है, कोई सी भी डिजीज है उसकी यहाँ पर आपको एक कैरेक्टर दे रखा है, एक विशेषता दे रखी है और उसके बारे में आपसे पूछा गया कि वो कौन सी डिजीज है। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके प्राकृतिक छेदों से कोलतार जैसा काला चमकदार स्राव निकलता रहता है। तो कौन सा होता है ये आपको कमेंट करना होगा कि ब्लैक वाटर, एंथ्रेक्स, फिड या फिर पशु प्लेग। तो कौन सा होता है आपका राइट आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन। कौन सा है, एंथ्रेक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पशुओं में गुणांकन पत्र विधि में बैल के सामान्य शरीर के कितने अंक निर्धारण किए जाते हैं। याद रखना यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपने सभी ने पढ़ा होगा कि यहाँ पशुओं का चुनाव किया जाता है अर्थात सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, आप सभी को पता है जो एनिमल का जो सिलेक्शन किया जाता है ये कुछ मेथड के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो उसमें से एक मेथड कौन सा आता है यहाँ, गुणांकन पत्र विधि या फिर तालिका विधि। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। वैसे एक होती है गुणांकन पत्र विधि जिसे यहाँ सेकंड नाम क्या होता है, तालिका विधि। तो इसमें यहाँ क्या होता है, यहाँ जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं तो उनके अलग अलग मार्क डिवाइड किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आयन पार्ट के तो आयन के 30 के समथिंग होते हैं, 30 ही होते हैं। ठीक है, और अगर बात है जो बॉडी होता है या फिर जो आप सामान्य जो स्वरूप में मान सकते हो तो इसका कितना होता है, 20 होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर यही तो आपसे पूछा गया है कि सामान्य शरीर मतलब क्या होता है यहाँ, सामान्य स्वरूप। तो इसका कितना होता है यहाँ, 20 होता है। राइट आंसर कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दूध का सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील यौगिक कौन सा होता है। तो कौन सा होता है जल्दी से कमेंट करिए, प्रोटीन, लैक्टोज, वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट। एक कॉमन क्वेश्चन है, सभी बता देंगे। जल्दी से बताएंगे कि दूध का सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील यौगिक कौन सा होता है, प्रोटीन, लैक्टोज, वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो कौन सा होता है यार, हाँ वसा होती है। क्योंकि आपको सभी को पता होगा कि जब भी आप दूध डेयरी पे लेके जाते हो तो उसका जो मूल्य का निर्धारण किया जाता है, जो उसकी वैल्यू का निर्धारण किया जाता है वो किसके अकॉर्डिंग ही किया जाता है, यहाँ फैट के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। मतलब यहाँ जो फैट है वो दूध की हमेशा घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, कभी भी फिक्स नहीं होती है। इसलिए यहाँ जब भी आप डेयरी पे जाते हो वो हमेशा अर्थात यहाँ पर डे आपकी फ़ैट को कैलकुलेट करता है। उसके बाद में ही आपको जो मिल्क का जितना भी जो आपकी वैल्यू निकलती है, जितना भी आपकी कीमत होती है तो वो आपको देता है। इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा जो घटना या फिर जो बढ़ने की चीज़ है दूध में वो कौन सी होती है,
फैट होती है, वसा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे, भैंस के दूध में गाय का दूध मिला हुआ है। याद रखना, आपको एक कंडीशन दे रखी है कि भैंस के दूध में गाय का दूध मिला हुआ है, इसकी पहचान आप कैसे करोगे। मतलब यहाँ पर आपको दे रखा है कि मान लीजिए आपके पास कुछ सैंपल पड़ा हुआ है गाय के दूध का या फिर भैंस का दूध का, तो इन दोनों में यहाँ या दोनों का ही दूध मिक्सर है। ठीक है, आपके पास कोई सैंपल पड़ा है जिसमें यहाँ भैंस का भी दूध है और गाय का भी दूध है, लेकिन अब आप इनमें से कैसे पहचानोगे कि ये गाय का दूध है या फिर भैंस का दूध है। या फिर आप ऐसे भी मान सकते हो इस क्वेश्चन को कि मान लीजिए आपको कोई दे रहा है, ठीक है, डेयरी पे आप जा रहे हो, वहाँ पर आप दे रहे हो कि भैंस का दूध है, लेकिन आप उसमें एक गाय का भी दूध मिला रहे हो, लेकिन अब उसकी पहचान कैसे करेगा। तो उसकी पहचान करने के लिए उसे एक टेस्ट करना होगा और उस टेस्ट का आपको नाम बताना है। तो जल्दी से कमेंट करेंगे सबसे पहले कि भैंस के दूध में गाय का दूध मिला हुआ है, इसकी पहचान आप कैसे करोगे, किसका टेस्ट करोगे या फिर कौन सा टेस्ट करोगे, फास्फेट परीक्षण, को परीक्षण, हंसा परीक्षण या फिर सेडिमेंटल परीक्षण। आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। तो याद रखना, अगर हम पहचान करेंगे भैंस के दूध में गाय का दूध मिला हुआ है, तो इसका लिए हम जो टेस्ट करेंगे ये करेंगे हंसा टेस्ट। कौन सा करेंगे, हंसा परीक्षण करेंगे। और हंसा परीक्षण करने से हमको ये पता चल जाएगा कि इसमें मिला हुआ है या फिर नहीं मिला हुआ है। ठीक है, कौन सा करेंगे, हंसा परीक्षण करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, निम्न में से कौन सा रोग सांड द्वारा प्राकृतिक प्रजनन विधि द्वारा संचालित होता है। अर्थात यहाँ एक पशु से दूसरे पशु में फैल जाता है केवल प्राकृतिक प्रजनन करने से। ठीक है, यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर आपको कंडीशन दे रखी है कि ऐसा कौन सा रोग है जो यहाँ एक प्राकृतिक प्रजनन से दूसरे एनिमल में फैल जाता है, लेकिन वो कौन सा होता है ये आपको पहचाना है। कोई ब्रोसोलिसिस होता है, पार्केटोसिस होता है, सिलिकोसिस होता है, फिर मेस्टाइटिस होता है। कौन सा होता है ये आपको कमेंट करना है। जल्दी से बताएंगे कि कौन सा है आपका राइट आंसर, कि ऐसा कौन सा रोग होता है जो कि यहाँ सांड के द्वारा प्राकृतिक प्रजनन विधि द्वारा दूसरे एनिमल में फैल जाता है या फिर संचालित हो जाता है। तो कौन सा होता है, ब्रुसेलोसिस होता है। कौन सा होता है, ब्रुसेलोसिस होता है। अर्थात राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को पता है कि अंगूर में प्रवर्धन की मुख्य विधि कौन सी होती है। मृदु कास्ट कलम होता है, कठोर कास्ट कलम होता है, हार्डवुड कटिंग होती है, फिर बी व सी दोनों होता है। याद रखना, दोनों को आपको थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझना होगा कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ अंगूर जो प्रोपेगेशन गैस है वो कौन से मेथड से गैस है, मृदु कास्ट कलम से, कठोर कास्ट कलम से, हार्डवुड कटिंग से, या फिर बी व सी दोनों से। तो राइट आंसर कौन सा है, जल्दी से कमेंट करिए। 1, 2, 3 या फिर 4, ए, बी, सी या फिर डी। याद रखना, अगर आपने ऑप्शन दिया है बी या सी तो आपका गलत है, क्योंकि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ होगा, अर्थात बी व सी दोनों। क्योंकि आपको सभी को पता है कि हार्डवुड कटिंग का ही सेकंड नाम क्या होता है, कठोर कास्ट कलम। मतलब यहाँ कठोर कास्ट कलम का जो इंग्लिश नेम होता है ये क्या होता है, हार्डवुड कटिंग होता है। मतलब राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, टमाटर के फल छेदक कीट की जैविक नियंत्रण हेतु उपयुक्त ट्रैप क्रॉप कौन सी होती है। याद रखना, यहाँ पर आपको एक वर्ड दे रखा है ट्रैप क्रॉप। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ट्रैप क्रॉप होती क्या है। ठीक है, तो याद रखिए, अगर आपकी जो मेन क्रॉप है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपकी जो मेन क्रॉप है और इसके चारों ओर क्या करते हैं हम, प्रोटेक्ट करने के लिए एक या दो लाइनें क्या करते हैं, अदर क्रॉप्स की हम ले लेते हैं, और इसी क्रॉप को किस नाम से जाना है, ट्रैप क्रॉप। और यार हाँ, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो ट्रैप क्रॉप है इसका उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है हाँ जो हमारी मेन क्रॉप है। ठीक है, याद हाँ, हमारी जो मेन क्रॉप है, और यहाँ पर आपको मेन क्रॉप दे रखी है कि टमाटर है, लेकिन हम यार हाँ प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी क्रॉप को ग्रो करेंगे, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो कौन सी को ग्रो करेंगे, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, गेंदा होगा। ठीक है, अब यहाँ गेंदा का हम प्रोटेक्ट के लिए क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ जो गेंदा है ये यहाँ टमाटर के जो फल छेदक कीट होता है इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। क्या होता है, अट्रैक्टिव करता है। ठीक है, अट्रैक्टिव होता है फल छेदक कीट, इसलिए यहाँ जो फल छेदक कीट से टमाटर में जितना भी जो लॉस होता है, जो प्रोडक्शन में लॉस होता है, तो उसे कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो गार्ड क्रॉप का यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ ट्रैप क्रॉप का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ आ गए किसान, क्यों लेते हैं हम यहाँ गेंदा फसल, जिससे क्या होता है जो टमाटर का जो प्रोडक्शन लॉस होता है तो उसे कम किया जा सके। ठीक है, इसलिए यहाँ गेंदा की फसल को इसके चारों ओर क्या करते हैं, ग्रो कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, जैम पकने के लिए अंतिम तापमान कितना होना चाहिए, तो आपका राइट आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जल्दी से बताएंगे कि जैम पकने के लिए अंतिम तापमान कितना होना चाहिए, 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 222 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा है, जल्दी से कमेंट करिए। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं जैम पकने के लिए, तो जो अंतिम टेम्परेचर रखा था है ये कितना रखा था, ये रखा था 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। लेकिन अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को फ़ारेनहाइट में,
तो अगर हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट कितना होता है 222 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं सॉरी 222 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान। याद रखना, अगर हम बात करते हैं सेंटीग्रेड में, तो सेंटीग्रेड में कितना रखा है 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। लेकिन हाँ, अगर हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में कितना रखा है, ये रखा है 222 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान। ठीक है, अतः राइट आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, जैम पकने के लिए अंतिम तापमान क्या रखा है, राइट आंसर कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, केले में डिग्रेडिंग हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में मुख्यतः दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, ये पूछा था डिग्रेडिंग किस फसल से संबंधित होती है। याद रखना, यहाँ पर आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो यही पूछा जाता है कि डिग्रेडिंग किस फसल से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, केले से संबंधित होती है। याद रखना, डिग्रेडिंग जो क्रॉप या जो पैटर्न किया जाता है, जो एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस की जाती है, वो किस फसल में की जाती है, ये की जाती है केले में की जाती है। किस में की जाती है, केले में की जाती है। और अगर आप बात करते हैं डिग्रेडिंग किसके द्वारा की जाती है, किसकी सहायता से की जाती है, तो ये की जाती है इथाइलिन के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है, ये की जाती है इथाइलिन के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, एक मनुष्य को संतुलित आहार के लिए प्रतिदिन कितनी सब्जी की मात्रा की आवश्यकता होती है। याद रखना, यहाँ पर आपसे पूछा है क्वांटिटी। ठीक है, क्वालिटी नहीं बल्कि क्वांटिटी के बारे में आपसे पूछा गया है। तो कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति को कितनी सब्जी की आवश्यकता होती है। तो जल्दी से कमेंट करिए। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ 300 ग्राम। याद रखना, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो सब्जी की आवश्यकता होती है, ये कितनी आवश्यकता होती है, ये होती है 300 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मूली व गोभी के बीच पहला अंतराजेनेटिक संकर किसने बनाया था। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है किसने बनाया था। तो जल्दी से बताएंगे कि यहाँ जो पहला जो इनब्रीड तैयार किया गया था, जो या फिर जो हाइब्रिड तैयार किया गया था मूली और गोभी के बीच, ये किसके द्वारा किया गया था। कार्पेंस्को के द्वारा, रिम्पू के द्वारा, आशीष दत्ता के द्वारा, फिर जोन्स के द्वारा। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं मूली और गोभी के बीच, तो पहला जो हाइब्रिड तैयार किया गया था, ये बनाया गया था कार्पेंस्को के द्वारा। कब बनाया गया था, अगर हम ये बात करते हैं तो यहाँ ये बनाया गया था 1927 में। याद रखना, अगर हम बात करते हैं किसके द्वारा, तो कार्पेंस्को के द्वारा। और कब बनाया गया था, 1927 में बनाया गया था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, गुलाब की प्रूनिंग किस माह में की जाती है। तो ये की जाती है अक्टूबर में। ठीक है, हम डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपसे रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था, गुलाब में जो प्रूनिंग की जाती है ये किस मंथ में की जाती है। तो ये की जाती है अक्टूबर में। कब की जाती है, अक्टूबर में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, पपीते की उत्परिवर्तित किस्म क्या कहलाती है, फिर क्या होती है, या फिर कौन सी होती है। ठीक है, कैसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये आपको जल्दी से कमेंट करना है। तो जल्दी से बताएंगे कि पपीते की उत्परिवर्तित किस्म कौन सी होती है। सीओ फर्स्ट होती है, पूसा जॉइंट होती है, पूसा ड्वार्फ होती है, फिर पूसा नन्ना होती है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है कि पपीते की उत्परिवर्तित किस्म क्या कहलाती है। सीओ फर्स्ट, पूसा जॉइंट, पूसा ड्वार्फ, या फिर पूसा नन्ना। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं पपीते की म्यूटेंट वेराइटी, तो कौन सी होती है, यहाँ पूसा नन्ना होती है। कौन सी होती है, पूसा नन्ना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि अधिक ज्वार खाने वाले मनुष्य में ल्यूसीन की मात्रा अधिक हो जाने के कारण मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है। दोबारा से सुन लीजिए क्वेश्चन को कि अधिक ज्वार खाने वाले मनुष्य में ल्यूसीन की मात्रा अधिक हो जाने के कारण कौन सा रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट करना है। जल्दी से बताएंगे पेलाग्रा, रतौंदी, स्कर्वी, फिर ऑस्ट्रोमलेशिया। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है कि अधिक ज्वार खाने वाले मनुष्य में ल्यूसीन की मात्रा अधिक हो जाने के कारण कौन सा रोग हो जाता है। पेलाग्रा, रतौंदी, स्कर्वी, फिर ऑस्ट्रोमलेशिया। तो राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, कौन सा हो जाता है यार, हाँ पेलाग्रा हो जाता है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं रतौंदी, तो रतौंदी होता है विटामिन ए की कमी से। अगर हम बात करते हैं स्कर्वी, तो स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। और अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रोमलेशिया, तो किससे होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। कौन सा होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, इस वीडियो कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर। याद रखना, शेयर जरूर कर दिया करो, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट है तो उनका भी कुछ बेनिफिट हो सके, इसके साथ साथ हमें भी सपोर्ट मिलता रहे। ठीक है, तो जल्दी से सभी स्टूडेंट शेयर कर दीजिए वीडियो को, जितने भी आपके एग्रीकल्चर फ्रेंड्स हैं उनके साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।